जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। और आज आपको बताना चाहूँगा एंड्योरेंस के विषय में। एंड्योरेंस को यदि आप गूगल करेंगे तो गूगल पे आपको उसका मीनिंग मिलेगा सहनशीलता। सहनशीलता मतलब किसी भी काम को डिफिकल्ट काम को लगातार करते रहना, पेनफुल काम को लगातार करते रहना, ये इसका मतलब होता है। जिसके अंदर आपको जो है किसी भी काम को बहुत कष्ट में करना है। अब चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन आप जब उसमें थकने लगे, आपको उससे दर्द होने लगा, पेन महसूस करने लगे, और लेकिन आप काम को लगातार उसी गति से करते जा रहे हैं, यही एंड्योरेंस होता है। तो एंड्योरेंस के लिए आज मैं अपने बच्चों को ग्राउंड से सीधे ब्रिज पे लेके आया हूँ। एंड्योरेंस का महत्व होता है, हर अलग अलग इवेंट के हिसाब से अलग अलग एंड्योरेंस होता है। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होता है, पावर एंड्योरेंस होता है, स्पीड एंड्योरेंस होता है, और सिंपल एंड्योरेंस होता है। सिंपल एंड्योरेंस मीनिंग आप किसी काम को लगातार करते रहे, चाहे साइकिलिंग करते रहे, चाहे स्विमिंग करते रहे, चाहे रनिंग करते रहे। तो लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट के अंदर बहुत महत्व होता है एंड्योरेंस का। लेकिन हम यहाँ पर जो लोग मुझे देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले, 800 मीटर या फिर 1600 मीटर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को देख रहे होंगे। उनके लिए जो महत्व है वो है स्पीड एंड्योरेंस का। क्योंकि आप लोगों को बहुत लंबा नहीं दौड़ना है। मिडिल डिस्टेंस की रेस होती है 800 और 1500, मिडिल डिस्टेंस की रेस होती है 1600 मीटर भी उसी में आती है। मिडिल डिस्टेंस रेस के लिए आपको स्पीड एंड्योरेंस की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और एंड्योरेंस भी दो कैटेगरीज में होता है। एक होता है कार्डियोवस्कुलर एंड्योरेंस, एक होता है मस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवस्कुलर एंड्योरेंस होता है हमारे हार्ट और लंग्स से संबंधित, कि हमारा हार्ट किस तरह से ब्लड को पंप कर रहा है, कितनी ऑक्सीजन हमारे लंग्स खींच पा रहे हैं, ये हमारा कार्डियोवस्कुलर एंड्योरेंस होता है। और एक होता है मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस मतलब हमारी मसल्स का एंड्योरेंस। आप देखेंगे यदि आप 800 मीटर रेस दौड़ रहे हैं, या 400 मीटर दौड़ रहे हैं, या फिर 1600 दौड़ रहे हैं, आपने देखा होगा कभी कभी आप लोग जब दौड़ लगाते हैं तो आप लोग जो है आपकी सांस ज़्यादा फूल जाती होगी। और सांस ज़्यादा फूलती है तो उसको बोलते हैं आपका कार्डियोवस्कुलर सिस्टम जो है वो वीक है, मतलब कार्डियोवस्कुलर एंड्योरेंस आपका वीक है। कभी कभी ऐसा होता है हम दौड़ लगाते हैं तो हमारी सांस तो नहीं फूलती, लेकिन हमारी मसल्स टाइट हो जाती है, मसल्स में लैक्टिक एसिड जम जाता है, मसल्स में दर्द होने लगता है, हम रेस को पूरी नहीं कर पाते हैं, या रेस को अच्छे से पूरी स्पीड के साथ नहीं कर पाते हैं। ये हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप समझ गए होंगे कि मस्कुलर एंड्योरेंस क्या होता है। जहाँ थकान की वजह से आपके पैरों में दर्द होने लगता है और वो टाइट हो जाते हैं, वो होता है मस्कुलर एंड्योरेंस। और जहाँ सांस फूल जाती है होता है कार्डियोवस्कुलर एंड्योरेंस। तो आप लोगों को ये रेस जो दौड़नी है, 800 मीटर रेस या 1600 मीटर रेस दौड़नी है, इसके अंदर आपको मुख्य रूप से कार्डियोवस्कुलर एंड्योरेंस के से ज़्यादा आपको मस्कुलर एंड्योरेंस में काम करना है। और मस्कुलर एंड्योरेंस के अंदर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होता है, स्ट्रेंथ पावर एंड्योरेंस होता है, स्पीड एंड्योरेंस होता है। एंड्योरेंस के अंदर ही अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो हमारी रेस को दौड़ने के लिए रेस भी दौड़ना है, लॉन्ग जंप भी करना है, शॉर्ट पुट भी करना है। तो स्पीड एंड्योरेंस के साथ में स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता होती है। मैं आज मेरे बच्चों को यहाँ पर 1 महीने के बाद लेके आया हूँ, लगभग 1 महीना हो गया है। उसके बाद आज मैं इनको ब्रिज पर लेके आया हूँ। मुझे जब महसूस हुआ कि ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों को जब मैंने कल एक रेपिटेशन लगवाया, जिसको रिपीट करवाया, रेपिटेशन थोड़ा सा बड़ा था, मतलब 600 मीटर का रेपिटेशन, सेकंड रेपिटेशन में 10 सेकंड 5 सेकंड उनके बढ़ गए। तो मुझे लगा कि इन लोगों का जो एंड्योरेंस है, स्पीड एंड्योरेंस थोड़ा वीक हो रहा है। कुछ स्टूडेंट जो थे पहले के टाइमिंग के बराबर ही आए, सेकंड रेपिटेशन के अंदर भी सेम टाइम दिया उन्होंने, लेकिन मुझे लगा बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने कंडीशनल, मुझे जब लगा कि एंड्योरेंस इनका वीक पड़ रहा है, तो आज मैं इनको स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। आज मैं यहाँ पर इनको स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कराऊंगा। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के अंदर आपको बता दें कि उसके तरीके होते हैं अलग अलग कराने के। इनको कंटिन्यू रन, मतलब चढ़ना तेज है, उतरना स्लो है, इससे भी आपका एंड्योरेंस डेवलप होता है, स्ट्रेंथ। साथ में कुछ रेपिटेशन इस ब्रिज पे मैं लगवाऊंगा, कुछ डिस्टेंस के रेपिटेशन लगवाऊंगा इस इवेंट के हिसाब से, जिससे इनका जो है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप होगा। जब कल मुझे महसूस हुआ कि इन लोगों का स्ट्रेंथ एंड्योरेंस वीक हो रहा है, स्पीड एंड्योरेंस वीक हो रहा है, तो उसको डेवलप कराने के लिए आज मैं इस ग्राउंड पर लेके आ गया। ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है वो कंडीशनल होता है। कंडीशनल मेरा मतलब होता है कि आप समझें अपने खिलाड़ी को, अपने स्टूडेंट को समझें कि क्या उनमें वीकनेस आ रही है, उसको डेवलप करने के लिए आप वर्कआउट को डिजाइन करें। कई ट्रेडिशनल ट्रेनिंग वर्कआउट होते हैं जो यूट्यूब पे बहुत सारे कोचों ने डाल रखे हैं। आप लोग उसी वर्कआउट को, ट्रेडिशनल वर्कआउट को फॉलो करते रहते हैं। हर सप्ताह हिल पे जा रहे हैं, हर सप्ताह जो है आप एक ही जैसा वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आपकी नेचुरलिटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको जो है कंडीशनल वर्कआउट करना पड़ता है। एक कोच के अंदर जब हम ट्रेनिंग करते हैं, या कोच एक अनुभवी कोच के अंदर ट्रेनिंग करते हैं,
वो समझता है कि इन बच्चों में अभी किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। वो जब वर्कआउट करवाता है, रेपिटेशन लगवाता है, या जो भी आपको एंड्योरेंस का टारगेट देता है, यदि आप वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका कोच इस चीज़ को समझ जाता है कि आप में क्या समस्या आ रही है, और वो जो है उस समस्या को निराकरण के लिए ऐसा वर्कआउट डिसाइड करता है, ऐसा वर्कआउट डिजाइन करता है जिससे कि आप लोग जो है अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर पाते हैं। आप ध्यान रखें, आपको वर्कआउट को कंडीशनल करना है। आपके कोच को समझना होगा कि आप में अभी स्पीड की कमी आ रही है, इंड्योरेंस की कमी आ रही है, इंड्योरेंस में भी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस की कमी आ रही है, या फिर पावर इंड्योरेंस की आ रही है। किस तरह का एंड्योरेंस आपको अभी कम है, उसको डेवलप करने के लिए वर्कआउट को डिजाइन करना पड़ेगा। और आप लोगों के लिए स्पेशल वर्कआउट बनाना पड़ता है। किसी भी इवेंट के एथलीट का वर्कआउट आप पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। एक 800 मीटर का वर्कआउट है जो यूट्यूब पे डाला है, जिसको आप लोग फॉलो कर रहे हैं, वो सिर्फ 800 मीटर के रनर के लिए है। एक लॉन्ग जंप का वर्कआउट है, वो सिर्फ लॉन्ग जंप खिलाड़ी के लिए है। या शॉर्ट पुट का वर्कआउट शॉर्ट पुट के लिए। 3 लोगों का अलग अलग वर्कआउट है, और एक व्यक्ति को तीनों वर्कआउट कराना है, या तीनों वर्कआउट कर रहे हैं आप लोग तो बहुत ज्यादा टफ वर्कआउट कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कंडीशनल कि आपको कौन सा वर्कआउट सूट होगा। मेरे हिसाब से पुलिस की भर्ती की तैयारी करने वालों को अलग अलग तरह का वर्कआउट करने के बजाय ऐसा एक कॉम्पैक्ट पैक बनाना चाहिए जिससे कि तीनों इवेंट का वर्कआउट उसके अंदर मिक्स हो जाए। लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट जो है एक्सप्लोसिव विस्फोटक शक्ति को प्रदर्शित करता है, तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए आपको उसका वर्कआउट लगभग सिमिलर डिजाइन करना चाहिए। और आप लोगों को रनिंग वर्कआउट भी इस तरह से डिजाइन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंड्योरेंस के अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इंड्योरेंस करेंगे तो आपका मसल्स मास लीन होगा, मसल्स वीक होगी। तो मसल्स वीक होगी तो उसमें स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी, मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी तो आप जो बहुत अच्छा लॉन्ग जंप और बहुत अच्छा शॉर्ट पुट नहीं कर पाएंगे, आपको शॉर्ट पुट डेवलप नहीं होगा। कई बच्चे लगातार इस वर्कआउट को करे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है लगातार हिल पर दौड़ रहे हैं, या सीढ़ियाँ कर रहे हैं, या फिर लंबा लंबा दौड़ रहे हैं। एक जैसे रेपिटेशन पूरे 3, 4, 5, 6 महीने से लगाते जा रहे हैं। इस वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो लोगों का ना गोला बढ़ रहा है, ना ही उनका लॉन्ग जंप बढ़ रहा है। एज इट इज जैसा उनका 4 महीने पहले था वैसा वैसा सेम वर्कआउट चल रहा है। उसका कारण ये है कि उन्होंने ओवरलोड वर्कआउट कर रहे हैं। ओवरलोड वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी की कंडीशन, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट और वर्कआउट का सेशन, कि किस सेशन में आप वर्कआउट कर रहे हैं। एक ही जैसा सेशन वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि आपको समझना होगा कि एक ऑक्सीजन वर्कआउट होता है, ऑक्सीजन का वर्कआउट अलग होता है, एक मिडिल सेशन का वर्कआउट होता है, एक स्पीड वर्क होता है। अब आप लोग जो वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं वो वर्कआउट मिडिल सेशन का है, ऑक्सीजन का है, या स्पीड वर्कआउट है। कई बच्चों ने स्पीड वर्कआउट को उठा के मिडिल सेशन में कर लिया है, या फिर उन्होंने ऑक्सीजन के अंदर ही वैसा वैसा वर्कआउट कर लिया। कई कोचों ने वर्कआउट जरूर डाला है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं बताया कि ये किस सेशन का है और किस वक्त करना चाहिए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया है, तो आप लोग ध्यान रखें और समझना होगा, यदि आपका शॉर्ट पुट नहीं बढ़ रहा है तो आप लोग ज़्यादा इंड्योरेंस पे काम नहीं करें, आप लोग स्ट्रेंथ पे काम करें और अपने तीनों इवेंट का वर्कआउट प्रॉपर करें। मैं वर्कआउट डिजाइन करके यूट्यूब पे इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी कंडीशन क्या है, किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं। मुझे खिलाड़ी को समझना पड़ता है, इसलिए मैं वर्कआउट कंडीशनल कराता हूँ। मेरा वर्कआउट आप लोग डिमांड करते हैं मुझसे, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डाल दीजिए स्पीड वर्कआउट का। स्पीड वर्कआउट का वीडियो भी मेरे लिए बनाना बहुत कठिन काम नहीं है, मैं रोज ही कराता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं डालता हूँ कि आपको ने यदि डाल दिया वर्कआउट बनाकर तो आप एज इट इज फॉलो करेंगे। और कई स्टूडेंट में यदि स्पीड वर्कआउट के साथ साथ कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता हुई, इंड्योरेंस बढ़ाने की आवश्यकता हुई, या रिपीटिशन कम ज़्यादा करने की आवश्यकता हुई, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। वो मैं स्वयं अपने सामने ही रहकर खिलाड़ी को परख कर देख कर समझ सकता हूँ। इसलिए मैं अपना वर्कआउट कंडीशनल बनाता हूँ। कंडीशनल वर्कआउट में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, इसलिए मेरे वर्कआउट आपको यूट्यूब पे बने हुए नहीं मिलेंगे। एक अच्छा कोच भी इस चीज़ को समझता है और वो वर्कआउट को यूट्यूब के ऊपर इसलिए नहीं डालता है क्योंकि वर्कआउट कंडीशनल होते हैं, ट्रेडिशनली नहीं होते हैं कि एक जैसा वर्कआउट महीनों तक लगातार चलता रहता है, चेंजेस कराना पड़ता है। और अधिक जानकारी के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।